हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग खरपतवार का परिचय देखेंगे और उसकी विशेषता देखेंगे। इसके साथ साथ उसका प्रसार देखेंगे और मानव के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में भी देखने वाले हैं। यह जो टॉपिक है यह नीमराज सुंडा बुक से संबंधित है। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खरपतवार विज्ञान। तो खरपतवार जिसको वीड कहते हैं, तो खरपतवार क्या होते हैं? तो ये वे अनैच्छिक पौधे होते हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं और जिसकी उपस्थिति में जो है फसलों को लाभ की अपेक्षा अधिक हानि होती है, खरपतवार कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि खरपतवार क्या है? एक अनैच्छिक पौधा है, मतलब बिना आपकी इच्छा नहीं है तब भी वह उग जाता है और जो किसी भी स्थान पर कोई भी प्लेस हो सकता है, चाहे वो खेती करने वाला क्षेत्र हो गया या फिर घर के आसपास, ये बिना बोए ही उग जाते हैं। और इनकी उपस्थिति में क्या होता है? लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होता है, क्योंकि कई इंसेक्ट और कई रोग ऐसे होते हैं जब उनका फसल में उनके अनुसार फसल नहीं होती तो उसको छोड़कर जो है वो खरपतवारों पर अपना जीवन पूरा करते हैं और जैसे ही फसल उनके अनुसार आता है उस पर जो है अटैक कर देते हैं। तो खरपतवार क्या होते हैं? अनैच्छिक पौधे होते हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उगाते हैं और उनकी उपस्थिति में फसलों की लाभ की अपेक्षा अधिक हानि होती है, खरपतवार कहलाते हैं। और अथवा पादप जो अपने मूल स्थान व समय से जो है परे उगते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। ऐसे प्लांट जो अपने मूल स्थान व समय से जो है परे उगते हैं, कौन कहलाते हैं? तो खरपतवार कहलाते हैं। और जोथ्रो टूल्स ने जो है सर्वप्रथम वीड शब्द का प्रयोग खरपतवार के लिए किया। तो सर्वप्रथम वीड शब्द का जो है प्रयोग जो है किसने किया था? तो जोथ्रो टूल्स ने किया था। किसके लिए किया था? तो खरपतवार के लिए जो है किया था। और जीरो टिलेज शब्द एवं हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक का प्रकाशन किया और इसलिए जो है जोथ्रो टूल्स को खरपतवार विज्ञान का पितामह कहते हैं। तो जीरो टिलेज शब्द और हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो जोथ्रो टूल्स ने किया था, इसलिए उन्हें खरपतवार विज्ञान के पितामह कहते हैं। खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निर्देशालय जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निर्देशालय कहाँ पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। और खरपतवारों द्वारा उपज में जो है सर्वाधिक नुकसान सीधी बुआई वाले धान की फसल में होती है। इसमें जो है दो आता है। अगर सीरियल में पूछेगा तो सीधी बुआई वाले धान की फसल में, बाकी ओवरऑल में जो है चुकंदर में होता है। और भारत में सर्वाधिक शाकनाशी धान की फसल में जो है प्रयुक्त होता है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक शाकनाशी भारत में किस फसल में प्रयोग होता है, तो धान में होता है। और उसके बाद जो है गेहूं व बागानी फसलों में किया जाता है। और भारत में जो है सर्वाधिक निर्मित होने वाला और उपयोग में आने वाला शाकनाशी कौन सा है? तो आइसोप्रोटिन्यूरान है। और इसके बाद ब्यूटाक्लोर, जिसे मैचेटी भी कहते हैं। तो आइसोप्रोटिन्यूरान जो था, अच्छा, गेहूं के मामा यानी कि फैलेरिस माइनर को रोकने के लिए भी आइसोप्रोटिन्यूरान का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब जो है रोधी हो गया, इसलिए जो है सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। और
ब्यूटाक्लोर का अन्य नाम क्या है? मचेटी है। और भारत में प्रति हेक्टेयर शाकनाशी उपयोग केवल जो है 40 ग्राम है। भारत में प्रति हेक्टेयर शाकनाशी का उपयोग कितना है? तो 40 ग्राम है। और भारत में कृषि में खरपतवारों में होने वाले कुल नुकसान का अनुमान 33% होता है। खरपतवार से कितना नुकसान होता है? तो 33% जो है नुकसान होता है। और इसके बाद जो है कीड़े से जो है 26% और रोग से 20% नुकसान होता है। तो सबसे ज़्यादा किससे नुकसान होता है? तो खरपतवारों से नुकसान होता है। तो खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निर्देशालय कहाँ है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। और खरपतवारों द्वारा उपज में सर्वाधिक नुकसान किस में होता है? तो सीधी बुआई वाले धान की फसल में, सीरियल्स में। और भारत में सर्वाधिक शाकनाशी जो है धान की फसल में जो है प्रयुक्त होता है, और उसके बाद गेहूँ व बागानी फसलों में किया जाता है। और भारत में सर्वाधिक निर्मित होने वाला एवं उपयोग में आने वाला शाकनाशी कौन सा है? तो आइसोप्रोटेन्यूरान है। और इसके बाद ब्यूटाक्लोर का प्रयोग किया जाता है। अब भारत में प्रति हेक्टेयर शाकनाशी का उपयोग कितना है? तो केवल 40 ग्राम है। और भारत में जो है कृषि में खरपतवारों में होने वाला कुल नुकसान कितना है? 33% है, जो कि सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो होता है कीड़े द्वारा नुकसान होता है 26%। उसके बाद जो होता है रोग से होता है 20%। तो सर्वाधिक नुकसान खरपतवारों से 33%, उसके बाद कीड़ों से होता है 26%, उसके बाद रोग से होता है 20%। भारत में प्रति हेक्टेयर कीटनाशक की खपत कितना होता है? तो 0.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर से जो है कम होता है। और विश्व में हर्बिसाइड का सबसे अधिक खपत कहाँ होता है? तो जापान में होता है, 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और भारत में प्रति हेक्टेयर हर्बिसाइड का खपत कितना होता है? तो 40 ग्राम पर हेक्टेयर प्रति वर्ष। और भारत में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर शाकनाशी का प्रयोग कहाँ होता है? तो पंजाब में उपयोग किया जाता है, जबकि विश्व में जो है शाकनाशी का उपयोग जो है जापान में होता है। तो भारत में प्रति हेक्टेयर कीटनाशक का खपत कितना होता है? तो 0.5 किलोग्राम से कम होता है पर हेक्टेयर। और विश्व में हर्बिसाइड का सबसे ज़्यादा खपत कौन करता है? जापान करता है। और भारत में प्रति हेक्टेयर हर्बिसाइड का खपत कितना होता है? तो 40 ग्राम पर हेक्टेयर प्रति वर्ष। और भारत में सर्वाधिक शाकनाशी कहाँ पे यूज होता है? तो पंजाब में। खरपतवारों की विशेषता, तो इसमें क्या होता है कि बीज उत्पादन जो होता है अधिक होता है। जैसे बर्नयार्ड घास, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इकाइनोकोला क्रुस्केली, ये जो है 7 लाख बीज पर पौधा देता है। और जंगली चौलाई जो है 1,96,000 बीज पर पौधा देती है। और मकोई जो है 1,75,000 बीज पर पौधा। और बथुआ जो है 72,000 बीज पर पौधा। और अमरबेल जो है 16,000 बीज पर पौधा उत्पादन करती है। तो खरपतवार की विशेषता में पहला विशेषता क्या है? तो खरपतवार क्या होता है? बीज उत्पादन इनमें अधिक होता है। और दूसरा कौन सा विशेषता है? तो दूसरे में आता है अधिक गहरी जड़ें होती हैं इनकी। जैसे कांस, बायसुरी, हिरनखुरी, जवासा की जड़ें जो है 4 से 6 मीटर गहराई तक होती हैं, डेप्थ तक होती हैं। तो अधिक गहरी जो होता है जड़ें होती हैं। और इसमें कौन सा आता है? तो कांस आता है, बायसुरी आता है, हिरनखुरी आता है, जवासा आता है की जड़ें। और ये जो है 4 से 6 मीटर गहराई तक होती हैं। अब खरपतवारों के बीजों की जीवन क्षमता जो होता है अधिक होता है। खरपतवार के बीज का जीवन क्षमता अधिक होता है। जैसे बथुआ, जंगली चौलाई, हिरनखुरी के बीज जो है 50 वर्षों तक, जबकि मोता के बीज जो है 20 वर्ष तक जो है जीवन क्षमता रखते हैं। तो बथुआ, जंगली चौलाई, हिरनखुरी के बीज जो है 50 वर्षों तक, और जबकि मोथा के क्या होते हैं बीज, ये 20 वर्षों तक इनकी जीवन क्षमता होती है। और खरपतवारों के बीजों पर सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं, जैसे सत्यानाशी, गोखरू और बिच्छू में। और खरपतवारों के बीजों की आकृति जो है रंग के बीजों के समान होती है। फसलों के जो बीज होते हैं उन्हीं के समान होती है, इसलिए जो है फसलों के साथ उग जाते हैं
व हानि पहुंचाते हैं, जैसे सरसों के साथ सत्यानाशी के बीज और बरसीम के साथ जो है कासनी के बीज। और खरपतवार क्या होता है, ये शीघ्र वृद्धि करते हैं, ये फसलों की अपेक्षा क्या होता है जल्दी वृद्धि करते हैं, और खाद और पानी की आवश्यकता इसमें अधिक होती है, और खरपतवारों में जो है बीमारी सहने की क्षमता अधिक होती है। डिजीज़ जो है इसमें उतना नहीं लगता जितना फसलों में लगता है। तो शीघ्र वृद्धि में क्या है, तो ये क्या होता है फसलों की अपेक्षा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, और खाद पानी की जो है आवश्यकता अधिक होती है, और खरपतवारों में जो है बीमारियों के सहने की क्षमता अधिक होती है। अब आता है जीवन चक्र जल्दी पूर्ण करना। तो कुछ खरपतवार जो है वर्षा ऋतु में अपना जीवन चक्र 2 से 4 सप्ताह में पूर्ण कर लेते हैं, जो इफीमेरल्स कहलाते हैं, जैसे हजारदाना। तो जीवन चक्र जल्दी पूर्ण करना क्या होता है, कुछ खरपतवार वर्षा ऋतु में अपना जीवन चक्र 2 से 4 सप्ताह में पूर्ण कर लेते हैं, और जो इफीमेरल कहलाते हैं, जैसे हजारदाना हो गया। तो खरपतवारों के अंदर विशेषता क्या क्या होती है, तो इनमें जो है बीज उत्पादन अधिक होता है, इनकी जड़ें जो है अधिक गहराई तक जाती है, जैसे कांस हो गया, बायसुर हो गया, हिरणखुरी हो गया और जवासा हो गया। ये 4 से 6 मीटर तक गहराई तक होती हैं। और खरपतवारों में जो है बीजों की जीवन क्षमता अधिक होती है, जैसे बथुआ, जंगली चौलाई और हिरणखुरी का 50 वर्ष तक होता है, और मोथा के बीज का जो है 20 वर्ष तक है। और इनके बीजों पर क्या होता है सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं, जैसे सत्यानाशी, गोखरू और बिच्छू में होता है। और शीघ्र वृद्धि करते हैं, फसलों की अपेक्षा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, खाद और पानी की आवश्यकता इसमें अधिक होता है, और बीमारी सहन करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। और खरपतवारों के बीजों की आकृति और रंग होता है फसलों के बीजों के समान होते हैं, इसलिए उनके साथ उग जाते हैं, जैसे सरसों में जो है सत्यानाशी और बरसीम में कासनी। और ये अपना जीवन चक्र जो है जल्दी पूर्ण करने वाले होते हैं। कुछ खरपतवार जो होता है वर्षा ऋतु में अपना जीवन चक्र जो है 2 से 4 सप्ताह में पूर्ण कर लेते हैं, और जो इफीमेरल कहलाते हैं। इसमें हजारदाना आता है, हजारदाना। अब आता है खरपतवारों का वानस्पतिक प्रवर्धन कैसे होता है। तो इसमें बहुवर्षीय खरपतवारों का प्रवर्धन मुख्यतः वनस्पतिक भागों द्वारा होता है। बहुवर्षीय जो खरपतवार होते हैं उनका प्रवर्धन मुख्यतः किससे होता है, तो वनस्पतिक भागों से होता है। जैसे मोथा का किससे होता है, तो ट्यूबर्स से होता है। दूब घास से किससे होता है, तो रनर्स से होता है, जिसको स्टोलन या फिर क्षैतिज तना भी कहते हैं। बरू एवं कास का किससे होता है, तो राइजोम से होता है तना। और हिरणखुरी का किससे होता है, तो फैलती जड़ों से होता है। अमर बेल का किससे होता है, तो तने के टुकड़े से होता है। और जंगली प्याज का किससे होता है, तो बल्ब, जो कि भूमिगत पत्तियों या सल्क से होता है। और हिरणखुरी का किससे होता है, तो जड़े से होता है, उसके जड़ से होता है। तो मोथा का प्रवर्धन किससे होता है, तो जो मोथा है उसका प्रवर्धन ट्यूबर्स या भूमिगत तने से होता है। और दूब घास का क्या है, साइनोडर्म डाक्टाइलोन का किससे होता है, तो रनर्स या स्टोलेन से होता है, जो कि क्षैतिज तना है। और बरू एवं कास का किससे होता है, तो राइजोम से होता है, जो कि तना। और हिरणखुरी का किससे होता है, तो फैलती जड़े से होता है। अमरबेल का किससे होता है, तो तने के टुकड़े से होता है। और उसके बाद जंगली प्याज का किससे प्रवर्धन होता है, तो बल्ब, जो कि भूमिगत पत्तियों या सल्क से होता है। और हिरणखुरी का जो है जड़ों से भी होता है, फैलती जड़ें और जड़ें, हिरणखुरी। अब आता है मनुष्य पर खरपतवारों का दुष्प्रभाव क्या होता है। तो मनुष्य पर खरपतवारों का दुष्प्रभाव में आता है गाजर घास या कांग्रेस घास। वैज्ञानिक नाम क्या है, पार्थेनियम हाइस्ट्रोफोरस है। इसके बीजों व पत्तियों को छूने से मनुष्यों में एलर्जी व अस्थमा रोग पैदा होता है। तो गाजर घास या कांग्रेस घास, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पार्थेनियम हाइस्ट्रोफोरस है। अगर इसके बीज व पत्तियों को मनुष्य द्वारा छुआ जाता है तो मनुष्य में एलर्जी हो जाता है, व अस्थमा रोग जो है पैदा हो जाता है। अब सत्यानाशी, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, अर्जिमोना मैक्सिकाना है।
इसके बीजों को सरसों के बीजों के साथ मिलाकर निकाले गए जो तेल होता है उसका प्रयोग करने से मनुष्यों में अंधापन रोग हो जाता है, जिसको ड्रॉप्सी डिजीज़ कहते हैं। तो सत्यानाशी अर्जिमोना मैक्सिकाना के बीजों को जो है सरसों के जो है बीजों के साथ मिलाकर जो तेल प्राप्त होता है, अगर उसका प्रयोग मनुष्य करता है तो उसमें अंधापन रोग हो जाता है, ड्रॉप्सी डिजीज हो जाता है। अब आता है एलिलोपैथी। तो खरपतवार की जड़ें फसलों की जड़ों पर विषैला रसायन छोड़ती हैं, एलिलोपैथी कहलाती हैं। तो ऐसी खरपतवार की जड़ें जो फसलों की जड़ों पर विषैला रसायन छोड़ती हैं क्या कहलाती है? तो एलिलोपैथी कहलाती हैं। बरू, जिसको जॉनसन ग्रास भी कहते हैं, की पत्तियों में प्रूसिक अम्ल या धुरिन या एसियन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है और जो पशुओं को खिलाने पर जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बरू, जिसको जॉनसन घास भी कहते हैं, इनकी पत्तियों में प्रूसिक अम्ल या धुरिन या जो है एसियन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है और जिसको अगर पशु को खिलाया जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आता है चौलाई। तो चौलाई क्या होता है? जिसको एमरैंथस स्पीसीज कहते हैं। खरपतवार में ऑक्जेलेट पाए जाते हैं और जिसे प्यासी चौलाई खिलाने से पशुओं में मृत्यु हो जाता है। तो चौलाई क्या होता है? खरपतवार में क्या पाए जाते हैं? ऑक्जेलेट पाए जाते हैं और प्यासी चौलाई खिलाने से जो होता है कि पशुओं की मृत्यु हो जाती है। और चौलाई का वैज्ञानिक नाम क्या है? एमरैंथस स्पीसीज है। अब अगला आता है सेंसर मैकेनिज्म। तो सेंसर मैकेनिज्म में क्या होता है? हवा के प्रभाव से सत्यानाशी के बीज जो है मूल पौधे से 10 से 20 मीटर की दूरी तक उछलकर गिर जाते हैं और इस क्रिया को सेंसर मैकेनिज्म कहा जाता है। तो सेंसर मैकेनिज्म में क्या होता है? हवा के प्रभाव रहता है और जिससे क्या होता है? सत्यानाशी के बीज मूल पौधे से 10 से 20 मीटर जो है की दूरी तक उछलकर गिर जाते हैं और इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं। विभिन्न फसलों में खरपतवार नियंत्रण का समय। तो चुकंदर में जो है खरपतवारों से कितने % जो है उपज में नुकसान होता है? तो 71% कमी आती है। और प्याज में 30 से 75 दिन का जो समय है उसमें अगर खरपतवारों का नियंत्रण नहीं किया गया तो 60 से 70% तक उपज में कमी आती है। और धान में सीधी बुआई जब की जाती है तो अगर 15 से 45 दिन के बीच खरपतवारों का नियंत्रण नहीं होता है तो उससे 60% उपज में कमी आती है। और धान की रुपाई वाले में अगर 30 से 45 दिन की जो अवधि है उसमें खरपतवारों को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो फसल उपज में जो है 30% तक कमी आती है। और गेहूं में जो 30 से 45 दिन की अवधि है अगर उसमें जो है खरपतवारों को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो 16 से 30% तक जो है उपज में कमी आती है। और मक्का, ज्वार, बाजरा में 15 से 45 दिन की जो अवधि है अगर उसमें खरपतवारों का नियंत्रित नहीं किया जाता है तो 15 से 40% तक का उपज में कमी आता है। अरहर, मूंग, उड़द, चावला में जो 15 से 30 दिन की अवधि है अगर उसमें खरपतवारों को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो उपज में जो है 25 से 50% तक कमी आती है। और चना का जो 30 से 60 दिन तक की अवधि है अगर उसमें खरपतवारों को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो 12% तक उपज में कमी आती है। सोयाबीन में
जो 20 से 45 दिन की अवधि है, अगर उसमें खरपतवार को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो 31% तक उपज में कमी आती है। और मूंगफली में जो 30 से 50 दिन की अवधि है, अगर उसमें खरपतवारों को नियंत्रित नहीं किया जाता तो 34% तक उपज में कमी आती है। और गन्ना में जो 30 से 120 दिन की अवधि है, अगर उसमें खरपतवार को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो 20 से 30% तक उपज में कमी आती है। और कपास में अगर 15 से जो 60 दिन की अवधि है उसमें खरपतवार को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो 48% तक कमी आती है। तो नुकसान की अवधि क्या है फसल बुआई के बाद? प्याज में जो है 30 से 75 दिन का है, और जिससे क्या होता है 60 से 70% तक उपज में कमी आती है। और चुकंदर में क्या है तो 71% तक जो है उपज में कमी आती है, जो कि हाईएस्ट है। और अगर सीरियल्स की बात करें तो उसमें धान में जो है 15 से 45 दिन का है, और उसमें जो है 60% तक का कमी आता है सीधी बुआई में। और रुपाई वाले में 30 से 45 दिन का है, और उसमें 30% तक के कमी आती है। गेहूं में 30 से 45 दिन की अवधि है, और इससे 16 से 30% तक कमी आता है उपज में। और मक्का, ज्वार, बाजरा में 15 से 45 दिन की अवधि है, उसमें 15 से 40% तक की कमी आती है। और अरहर, मूंग, उड़द, चावला में 15 से 30 दिन की अवधि है, और उसमें अगर नियंत्रित नहीं किया जाता है तो 25 से 50% तक कमी आती है। चना में 30 से 60 दिन की अवधि है, अगर उसमें कंट्रोल नहीं किया गया तो 12% तक की उपज में कमी आती है। और सोयाबीन में 20 से 45 दिन की अवधि है, अगर उसमें कंट्रोल नहीं किया गया तो 31% तक कमी आती है। और मूंगफली में 30 से 50 दिन की अवधि है, अगर उसमें कंट्रोल नहीं किया गया तो 34% तक कमी आती है। और गन्ना में 30 से 120 दिन की अवधि है, अगर उसमें कंट्रोल नहीं किया गया तो 20 से 30% तक कमी आती है। और कपास में जो है 15 से 60 दिन की अवधि, अगर उसमें कंट्रोल नहीं किया गया तो 48% तक कमी आती है उपज में। अब है खरपतवारों का प्रसार। तो इसमें मात्र पौधे से दूसरी जगह खरपतवारों के बीजों का पहुंचना प्रसार कहलाता है। तो खरपतवारों का प्रसार कैसे होता है? तो जो एक मात्र पौधा होता है, इससे क्या होता है कि इसका कोई बीज रहेगा, दूसरे जगह पहुंच जाता है, तो यहाँ पर जो पौधा उगता है वही प्रसार कहलाता है। मतलब इस बीज का एक जगह से दूसरे स्थान पर गया और वहाँ पर पौधा जन्म दे दिया, जर्मिनेट हो गया, तो इससे क्या हो रहा है कि प्रसार हो रहा है। तो मात्र पौधे से दूसरी जगह खरपतवारों के बीज का पहुँचना प्रसार कहलाता है। और ये जो है निम्न प्रकार से होता है। पहला आता है अजैविक प्रसार आता है, जिसको एबायोटिक प्रसार कहते हैं। इसमें एनिमोचरी होता है। एनिमोचरी मतलब क्या है? हवा के द्वारा बीजों का प्रसार होता है, तो एनिमोचरी कहलाता है। अगर खरपतवार का जो बीज है वो हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसे एनिमोचरी कहते हैं। और ऐसे बीज जो है अपने आवरण पर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं, जैसे क्रोम्स आँख के बीजों पर, और रसबेरी में जो है बलून जैसी संरचना होती है। तो क्रोम्स क्या होता है? आँख के बीजों पर होता है, और उसके बाद रसबेरी के जो बीज होते हैं उसमें क्या होता है? बलून जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे वो एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। अब अगला आता है हाइड्रोचरी। हाइड्रो से संबंधित क्या है? जल संबंधी। तो जल के द्वारा जब बीजों का प्रसार होता है तो उसे हाइड्रोचरी कहते हैं। हाइड्रोचरी में क्या होता है कि जल द्वारा जब बीजों का प्रसार होता है तो उसे हाइड्रोचरी कहते हैं। फिर आता है बाराचोरी आता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो होता है बीजों का जब प्रसार होता है तो उसे बाराचोरी कहते हैं। तो एनिमोचरी में क्या होता है? हवा के द्वारा बीजों का प्रसार होता है। हाइड्रोचरी में क्या होता है? जल द्वारा जो होता है प्रसार होता है। और बाराचोरी में क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा बीजों का फैलाव होता है। अब जैविक प्रसार। पहला क्या था? अजैविक प्रसार, जिसके अंतर्गत कौन कौन सा आता था? एनिमोचरी आता था, हाइड्रोचरी आता था और बाराचोरी आता था।
अब अगला आता है जैविक प्रसार आता है। तो जैविक प्रसार में कौन सा आता है, माइमेकोचोरी का आता है। इसमें खरपतवार के बीजों का कीटों के द्वारा जो होता है प्रसार होता है। माइमेकोचरी जो होता है खरपतवार के बीजों को कीटों द्वारा प्रसार होता है, जैसे चींटियों द्वारा होता है। और आटोचरी मतलब क्या था, स्वयं के द्वारा खरपतवार के बीजों का प्रसार होना आटोचरी कहलाता है। तो स्वयं के द्वारा खरपतवार के बीजों का प्रसार होना आटोचरी कहलाता है। और जू चोरी में क्या होता है, जू जानवर से संबंधित, तो पशुओं के माध्यम से जब बीजों का प्रसार होता है तो उसे जू चोरी कहते हैं। और एंथ्रोपोचरी, तो एंथ्रोपोचरी किसे कहते हैं, तो मानव के द्वारा बीजों का प्रसार होना और यह एक देश से दूसरे देश में खरपतवारों के बीजों को फैलने में मुख्य रूप से जिम्मेदार कारक है। तो माइमेकोचरी में क्या होता है, खरपतवारों के बीजों का जो है कीटों के द्वारा जो होता है प्रसार होता है। और आटोचोरी में क्या होता है, स्वयं के द्वारा खरपतवार के बीजों का प्रसार होता है। और जू चोरी में क्या होता है, तो पशुओं के माध्यम से बीजों का जब प्रसार होता है तो उसे जू चोरी कहते हैं। और एंथ्रोपोचोरी किसे कहते हैं, तो मानव के द्वारा जब बीजों का प्रसार होता है और यह जो है एक देश से दूसरे देश में खरपतवार के बीजों को फैलाने में मुख्य रूप से जिम्मेदार कारक है, एंथ्रोपोचोरी कहलाता है। अब खरपतवारों की सूची कीटों एवं रोगों के लिए जो है वैकल्पिक मेज़बान मतलब अल्टरनेट होस्ट के रूप में जो है कार्य करते हैं। अब जंगली धान, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इकाइनोकोलुआ स्पीसीज है। और ये किसका वैकल्पिक मेज़बान के मतलब अल्टरनेट होस्ट के तौर पे काम करता है, तो धान के तना छेदक का। धान के तना छेदक को जब धान की फसल नहीं मिलती तो जंगली धान पर अपना जीवन का गुजारा करता है। तो अल्टरनेट होस्ट के तौर पे कौन आता है, धान के तना छेदक का, तो जंगली धान आता है, इकाइनोक्लोआ स्पीसीज। उसके बाद आता है चीनापोडियम एल्बम बथुआ, तो ये किसका जो है अल्टरनेट होस्ट है, तो ये मक्का के तना छेदक का जो है अल्टरनेट होस्ट है। तो मक्का के तना का अल्टरनेट होस्ट कौन है, तो चीनापोडियम एल्बम बथुआ। और अमरंथस स्पीसीज जिसको चौलाई कहते हैं, तो ये किसका अल्टरनेट होस्ट है, तो अरहर के ग्राम कैटरपिलर का। तो अरहर के ग्राम कैटरपिलर का अल्टरनेट होस्ट कौन है, तो चौलाई है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, अमरंथस स्पीसीज है। और फिर आता है लेंटाना कैमरा, तो लेंटाना कैमरा जो है किसका अल्टरनेट होस्ट है, तो कपास के अमेरिकन बॉलवर्म का। कपास के अमेरिकन बॉलवर्म का अल्टरनेट होस्ट कौन है, तो लेंटाना कैमरा है। उसके बाद गेहूं व जौ के तना रोली रोग कवक जो है का अल्टरनेट होस्ट कौन है, तो एविना फेटुआ जंगली जई है। तो एविना फेटुआ जंगली जई जो है किसका अल्टरनेट होस्ट है, तो गेहूं व जौ के तना रोली रोग का कवक का है। और सेकेरम स्पॉल्टनियम जिसको कांस कहते हैं, तो ये किसका अल्टरनेट होस्ट के रूप में कार्य करता है, तो मक्का के डाउनी मिड्यूल के अल्टरनेट होस्ट के तौर पे कार्य करता है। और उसके बाद मक्का की डाउनी मिड्यूल इसका अल्टरनेट होस्ट कौन है, तो सेकेरम स्पॉल्टनियम कांस। और बाजरे का अर्गट बीमारी के कवक का जो है अल्टरनेट होस्ट कौन सा है, तो सेचेरस सिलिरियस अंजन घास। और क्लब रूट या गोभी जिसे कहते हैं, और फूल गोभी का काला पैर रोग का अल्टरनेट होस्ट कौन है, तो जंगली सरसों सिनेप्सिस अर्वेंसिस है। तो इकाइनोक्लोआ स्पीसीज जिसे जंगली धान कहते हैं, ये किसका अल्टरनेट होस्ट है, तो धान के तना छेदक का। और चीनापोडियम एल्बम जिसे बथुआ कहते हैं, तो ये किसका अल्टरनेट होस्ट है, तो मक्के का तना छेदक का। और अमरंथस स्पीसीज जिसे चौलाई कहते हैं, तो ये किसके अल्टरनेट होस्ट है, तो अरहर के ग्राम कैटरपिलर का। और लेंटाना कैमरा किसका अल्टरनेट होस्ट है, तो कपास के अमेरिकन बॉलवर्म का।
और एविना फेटुआ जिसे जंगली जई कहते हैं, ये किसका अल्टरनेट होस्ट है? तो गेहूँ व जौ के तना रोली रो के कवक का। और उसके बाद सेकेरम स्पॉटनियम जिसे कांस कहते हैं, ये किसका अल्टरनेट होस्ट है? तो मक्का के डाउनी मिड्यूल का। और सेचेरस सिलिरियस जो होता है जिसे अंजन घास कहते हैं, किसका अल्टरनेट होस्ट है? तो बाजरे के अर्गट बीमारी के कवक का। और जंगली सरसों जिसे सिनेप्सिस अर्वेंसिस कहते हैं, तो किसका अल्टरनेट होस्ट है? तो क्लब रूट या गोभी और फूल गोभी के काला पैर का। अब आता है खरपतवार के बीजों के लिए एक लोकप्रिय कहावत है, 1 साल का बीज रोपण और 7 साल की निराई गुड़ाई का होता है, कि खरपतवार का बीज अगर 1 साल आ गया तो अगले 7 साल तक वो रहेगा। और खरपतवार बीज बैंक, तो खरपतवार बीज बैंक क्या है? यह मिट्टी में मौजूद सभी व्यवहार्य खरपतवार बीजों और वनस्पति प्रसार का भंडार है। बीज बैंक का मतलब कोई चीज़ वहाँ पर रखा गया है। तो यह मृदा में मौजूद खरपतवार कहाँ उगेंगे? मृदा में ही उगेंगे। तो मृदा में मौजूद जो है सभी व्यवहार्य खरपतवार बीजों और उनका वनस्पति प्रसार का भाग जो है यहाँ पर रहता है। और खरपतवार बीज निकासी, तो मिट्टी से खरपतवार के बीज निकालना इसमें होता है। और इसमें बीज के स्वतः अंकुरण प्लस घातक अंकुरण प्लस चींटियों और कृंतकों, पंछियों तथा अन्य एजेंटों के कारण होता है बीज मृत्यु दर और बीज क्षय तथा फंगल रोगों के कारण जो है जीवन क्षमता का जो ह्रास आदि शामिल है। तो खरपतवार बीज निकासी क्या होता है? मिट्टी से खरपतवार के बीज निकालने संबंधी है। इसमें क्या होता है कि बीज के स्वतः अंकुरण प्लस घातक अंकुरण प्लस जो है चींटियों और कृंतकों, पंछियों और अन्य एजेंटों के कारण बीज जो है मृत्यु दर और बीज क्षय या फंगल रोग के कारण जीवन क्षमता का क्या होता है? इसमें ह्रास होता है। तो अगर खरपतवार बीज निकासी में मेन पॉइंट देखा जाए तो क्या है? मिट्टी से खरपतवार को निकालने संबंधी है। अब बीज सुसुप्तावस्था, सीड डॉर्मेंसी, तो सीड डॉर्मेंसी में क्या होता है? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जिसमें जो होता है वीड सीड जो डॉर्मेंसी है, किसने दिया था? तो इसका वर्गीकरण जो है हॉपर का वर्गीकरण आता है 1977 का। तो बीज सुसुप्ता अवस्था सीड डॉर्मेंसी में 3 प्रकार की होती है। और जो वीड सीड डॉर्मेंसी था हॉपर वर्गीकरण, ये हॉपर के द्वारा 1977 में जो है दिया गया था। और इसमें आता है अंतर्निहित इनेट या जो है प्राथमिक सुसुप्ता अवस्था आता है। और यह जो है आनुवंशिक कारकों एवं बीज आवरण में रासायनिक अवरोधों के कारण होती है। तो ये किसमें होता है? तो यह आनुवंशिक कारकों एवं बीज आवरण में रासायनिक अवरोधों के कारण होती है। फिर आता है प्रेरित इंड्यूस्ड या द्वितीयक सुसुप्ता अवस्था आता है। तो ये जो था पर्यावरण कारकों जिसमें तापमान हो गया और जल भराव के कारण निष्क्रियता आती है। और उसके बाद आता है बल से लागू एनफोर्स सुसुप्ता अवस्था आती है। इसमें निष्क्रियता बीजों को गहरा लगाने से और प्रतिकूल स्थिति से उत्पन्न होती है। तो इसमें निष्क्रियता क्या है? बीजों को गहरा लगाने से एवं प्रतिकूल स्थिति से उत्पन्न होती है। और जंगली जई जिसका वैज्ञानिक नाम एविना फेटुआ है में 3 प्रकार की जो है सुसुप्ता अवस्था पाई जाती है। और थर्स्टन ने जो है 1959 के द्वारा जो है रिपोर्ट किया गया था। अब क्विंसेंस बीज में पाए जाने वाली एक प्रकार की सुसुप्ता अवस्था है। तो पहला कौन सा है? अंतर्निहित जो है इनेट या प्राथमिक सुसुप्ता अवस्था या आनुवंशिक कारकों एवं बीज आवरण में रासायनिक अवरोधों के कारण होती है। उसके बाद प्रेरित या द्वितीयक सुसुप्ता अवस्था आता है। यह पर्यावरण कारकों
तापमान और जल भराव के कारण निष्क्रियता इसमें आता है। और उसके बाद आता है बल से लागू इनफोर्स सुसुप्तावस्था। इसमें क्या होता है, निष्क्रियता बीजों को गहरा लगाने से ये होता है प्रतिकूल स्थिति से उत्पन्न होती है। और जंगली जई अविना फेटुआ में जो होता है 3 प्रकार की सुसुप्तावस्था पाई जाती है, तीनों प्रकार की जो है। और ये जो है थर्स्टन द्वारा 1959 में रिपोर्ट किया गया है। और कोई साइंस बीज में पाए जाने वाली एक प्रकार की जो है सुसुप्तावस्था है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।